मुझे और नाहिद को अपने घर वालों से छुपकर शादी करना पड़ी थी। हमारे घर वालों की रजामंदी इस रिश्ते में नहीं थी, मगर हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। इसलिए हम दोनों ने अपने मोहल्ले से थोड़ी दूर 3 कमरों का एक घर ले लिया। मैं वैसे भी बहुत अच्छी नौकरी पर था। नाहिद को एक अच्छी जिंदगी और 3 वक्त की रोटी तो खिला ही सकता था। मैंने और नाहिद ने अपनी नई जिंदगी का आगाज उसी 3 कमरों के घर से किया था, जिसमें एक बाथरूम, एक किचन और एक स्टोर रूम भी था। हमारे लिए तो एक कमरा ही काफी था। बाकी एक कमरे को हमने ड्राइंग रूम और दूसरे को टीवी लाउंज बना दिया कि कोई मेहमान वगैरह अगर खुशकिस्मती से हमारे घर आए तो हम उसे इज्जत से बिठाने के काबिल तो हों। हमने जिस कमरे को अपना बेडरूम बनाया था, उसके एक तरफ स्टोर रूम था, यानी ये स्टोर रूम अंदर की तरफ बना हुआ था और ये कमरा कदरे अंधेरे वाला था। यहाँ सूरज की रोशनी कम ही आती थी। मैं वैसे तन्हाई पसंद था, मुझे ऐसे गोशे पसंद थे, मगर नाहिद को ये सब अच्छा नहीं लगता था। कहती, मुझे इस कमरे से डर लगता है, यहाँ पर अजीबो गरीब साए से नजर आते हैं। तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं चलते? वो हवादार भी है और रोशन भी। इस कमरे को हम टीवी लाउंज बना लेंगे। वैसे भी टीवी अंधेरे में बैठकर देखा जाता है, फिर टीवी के होते हुए डर भी नहीं लगता। नाहिद की बात तो माकूल थी, मगर मुझे यही कमरा पसंद था। बहरहाल कुछ दिन हम यहाँ पर रहे, फिर नाहिद ने जिद की और हम लोग दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। अब ये वाला कमरा, जिसमें स्टोर रूम भी था, ये ज्यादातर खाली रहता था। खैर, जिस कमरे में हम रह रहे थे, अब उस कमरे में मसला ये था कि यहाँ से सामने वालों की छत पर जो कोई भी लड़का या लड़की खड़ा होता, उसे हमारा कमरा भी नजर आता था। इसलिए हमें हर वक्त कमरा बंद रखना पड़ता। कमरा खोलते तो सामने वालों की छत पर नजर पड़ती और ये बात मुझे इंतहाई नागवार गुजरती थी, मगर मैं चुप रहता। लेकिन अब उसी कमरे में हमारे शबो रोज गुजर रहे थे। ये गर्मियों के दिन थे और नाहिद सारा दिन किचन में काम करके थक जाती थी। उसकी खूबसूरती भी खत्म होती जा रही थी। इसलिए मैंने नाहिद को उस कमरे में एसी लगवा दिया और कहा कि तुम सारा दिन इस कमरे में आराम करना और जब तक गर्मी है तुम किचन का काम ना करना, मैं बाजार से खाना ले आया करूंगा। शुरू शुरू में तो हमारी जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी, मगर अचानक से नाहिद का रवैया मेरे साथ बदलता जा रहा था। वो कुछ परेशान सी रहती थी। शाम की चाय पीकर वो कोई रिसाला पढ़ने में मसरूफ हो गई। मैंने उसे मसरूफ पाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे घर पर खाना आ गया। मैंने और नाहिद ने मिलकर खाना खाया। खाना काफी लजीज और मुर्गन था, जिसकी वजह से मुझे फौरन नींद आ गई। हालांकि ये मेरा सोने का वक्त तो नहीं था, ये तकरीबन रात के 8 बजे थे। मैं बिस्तर पर ढेर होकर सो गया। मुझे सोता पाकर नाहिद ने कमरे की बिजली बंद कर दी। मैं भी न जाने कब नींद की वादी में खो गया। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं बहुत जल्दी सो गया था। अपने पहलू पर नजर पड़ी तो नाहिद कमरे में मौजूद नहीं थी। कमरे का एसी चल रहा था, मगर नाहिद कमरे से गायब थी। मैं नाहिद का इंतजार करने लगा, मगर जब नाहिद ना आई तो मुझे फिक्रमंदी सी हुई। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखा, नाहिद कहीं भी नहीं थी। फिर जाकर वॉशरूम देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। अब मुझे फिक्र होने लगी। मैंने सोचा टीवी लाउंज में देख लेता हूँ। तब मुझे अंदर से खटखट की आवाज आई। टीवी लाउंज के अंदर स्टोर वाले कमरे में जाकर देखने लगा। नाहिद ने यकदम घबरा कर मेरी तरफ देखा। नाहिद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मैंने परेशानी से पूछा। हाँ असगर, आपको तो पता है कल मेरी दोस्त नादिया की शादी है और वो मेरी बचपन की सहेली है। मुझे शादी में जाना है और आपको भी लाजमी चलना है। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ क्यों हो? मेरा सवाल अभी तक यही था। मैं वो ही तो बता रही हूँ आपको कि कल नादिया की शादी है। अपनी पसंद का एक जोड़ा ढूंढ रही थी। हमने आते ही सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ गए। ये कहकर नादिया बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। नाहिद अभी भी गुमसुम सी थी। लग रहा था कि उसे कोई परेशानी थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी कि नादिया के घर शादी में जाकर ना जाने लोग हमें कैसी कैसी बातें सुनाएंगे। मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं वहां जाऊं। अपनी बीवी की ये परेशानी मैं समझ सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर से भागने वाली लड़की के लिए
मुआशरा कैसी कैसी बातें करता है, फिर उसको बाकी परेशानियां भी तो होंगी। बहरहाल मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है, लोगों की बातों से इतना घबराती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर मोहल्ले वाले तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो कोई एतराज नहीं करेंगे, और फिर तुम्हारे कपड़े इतने शानदार होंगे कि देखकर उन्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किसी गलत लड़के का इंतखाब नहीं किया। मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। मेरी बात पर नाहिद खुश हो गई, कहने लगी, कल आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। मायूं के फंक्शन में तो मैं गई नहीं, इसलिए कि लड़कियां इकट्ठी होती हैं और बातें ज्यादा होती हैं। कल निकाह है, आप मेरे साथ चलिएगा। बस उसकी रुखसती के बाद हम घर आ जाएंगे। 2 घंटे की तो बात है। मैंने हामी भर ली। मैं शाम को आया तो नाहिद मुझसे पहले तैयार खड़ी थी। कहने लगी, हमें पहले ही देर हो गई है, जल्दी चलिए। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और नाहिद के साथ नादिया की शादी में शिरकत करने चला गया। हालांकि उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई नाहिद की फिक्रें दुरुस्त थीं। लोग, खसूसन के औरतें, हमें हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। हर एक की नजरों में तंज और हिकारत बसी थी, और नाहिद से तो ज्यादातर लड़कियां बात भी नहीं कर रही थीं। उनके कतराने का अंदाज अजीब सा था। नाहिद को सहारा देने की खातिर, और ये कि उसे बुरा ना लगे, मैं खवातीन के आसपास ही मौजूद था। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने मैं आकर देख जाता कि कहीं नाहिद रो तो नहीं रही। वो दिल की बहुत कच्ची थी। मेरे बारे में कोई बात सुनकर फौरन रोना शुरू कर देती थी, इसलिए मैं आसपास ही था। तब मैंने मुख्तलिफ औरतों को बातें करते सुना। कुछ का मौजू हम थे और कुछ का मौजू अकबर और उसकी नई बीवी थे। बहरहाल मैंने सोचा कि मजीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। मैंने नाहिद को घर चलने को कहा, मगर नाहिद अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। लग रहा था कि वो किसी खास हस्ती से मिलना चाहती है। कभी इधर जाती तो कभी उधर। उसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे पर लगी हुई थीं, और मैं उसे जाने अनजाने में नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा नाहिद औरतों वाले हिस्से से खिसक कर दूसरे कमरे में चली गई, जहां बूढ़ी औरतें बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मैं नाहिद के पीछे पीछे गया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि नाहिद एक अजीब सी बूढ़ी खातून के साथ बैठी हुई थी और उससे बड़े राजदाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हालांकि नाहिद को नौजवान लड़कियों से बात करना चाहिए थी, मगर वो बूढ़ी औरत, जिसको ना नाहिद जानती थी और ना ही शायद मैं जानता था, नाहिद उससे बड़े मजे से बातें कर रही थी। मुझे उन दोनों का बातें करना बड़ा अजीब लगा। बूढ़ी के तेवर भी कुछ ऐसे थे कि वो मुझे कोई शरीफ घराने की औरत नहीं लगी। उसकी तेज तरार सी शक्ल और फिर बातें करने का अंदाज बड़ा ही घाक था, जैसे उसने घाट घाट का पानी पिया हो और बड़ी ही तजर्बेकार औरत हो। बहरहाल ये तो औरतों का हिस्सा था और खालिस्तान यहाँ औरतें ही थीं। मैंने आगे बढ़कर बातें सुनने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इन छोटी बातों में पड़ना मर्द की फितरत को जेब नहीं देता। घर आकर नाहिद का रोना धोना शुरू हो गया। बोली कि वहाँ पर हर औरत मुझे ताने दे रही थी, लेकिन मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। शादी वाली औरत भी कह रही थी कि नाहिद को इतना पढ़ा लिखा और कमाऊ खूब शोहर मिल गया है। बड़ी खुशकिस्मत है नाहिद। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ा। अरे नाहिद बेगम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम क्या किसी से कम हो? तुम्हें पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने नाहिद को प्यार से समझाया तो वो मान गई, लेकिन अगले दिन नाहिद के फिर वही तेवर थे। वो परेशान रहती और मुझसे बातें भी कम करती। उस शाम काफी सर्दी हो गई थी। मैंने नाहिद को आवाज दी कि सर्दियों के कपड़े निकाल दो, मगर नाहिद शायद बाथरूम में थी। तब मैंने सोचा कि खुद ही जाकर सर्दियों के कपड़े ले आता हूँ। हम लोगों ने सर्दियों के कपड़े स्टोर रूम में रखे थे। टीवी लाउंज से होता हुआ जब मैं स्टोर रूम पहुंचा तो नाक पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि वहां पर इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी, जिससे यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये बदबू इतनी नागवार और तेज किस्म की थी कि मैं वहां एक लम्हा ना टिका और वापस अपने कमरे में आ गया। नाहिद का इंतजार करने लगा। नाहिद आई तो मैं उस पर खफा होने लगा। नाहिद, हमारा घर ही कितना सा है, एक तुम और मैं ही तो इस घर में रहते हैं।
और फिर तुम्हारे पास और कोई काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम घर का ख्याल नहीं रखती। देखो, स्टोर रूम से कितनी सख्त बदबू आ रही है। तुम्हें कोई एहसास है कि आने वाले पर कितना बुरा असर पड़ेगा? मेरी बात सुनकर नाहिद शर्मिंदा हो गई। बोली, आप फिक्र ना करें, मैं स्टोर रूम को खुद ही कल या परसों साफ कर दूंगी। देखूंगी कि बदबू क्यों आ रही है। हो सकता है कि कोई जानवर मरा पड़ा हो, मतलब चूहा या छिपकली वगैरह, इसलिए बदबू आ रही होगी। नहीं नहीं, तुम अकेले मत साफ करना, मुझे भी बुला लेना, हम मिलकर साफ करेंगे। मैंने नाहिद को खुश दिली से कहा। बज़ाहिर नाहिद को मेरी बात पर कोई एतराज नहीं था। उसने स्टोर रूम की सफाई का वादा किया, लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर वैसे ही उधर गया तो वही बदबू अभी तक आ रही थी। नाहिद पर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने सोचा कि उसे थोड़ी सी शर्म दिला दूं। अभी स्टोर रूम की लाइट ऑन करके खुद सफाई करने ही लगा था कि नाहिद दौड़ी दौड़ी आई, मेरा हाथ थामकर प्यार से बोली, आप ये काम क्यों करते हैं असगर? मैं हूं ना सफाई सुथराई के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे एक दिन और दे दें प्लीज। आज मुझे सफाई करने वाला केमिकल नहीं मिल रहा था। कल जाऊंगी ना बाजार से ले आऊंगी तो सारा घर चमका कर रख दूंगी। उसके बगैर सफाई करना मुमकिन नहीं है। नाहिद की बात भी सही थी। मैंने तो उसे सफाई के लिए कुछ लाकर ही नहीं दिया था, उल्टा मैं शर्मिंदा हो गया। बहरहाल मैं काफी थका हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत में बोझलपन सा आने लगा। तब नाहिद बोली कि मैं आपके लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। हल्दी वाला दूध पीकर आपको आराम आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दूध का गिलास पीकर मुझे सख्त नींद आने लगी। मैं नींद में कब खोया याद ही नहीं रहा। दरमियान में मेरी आंख एक बार खुली। नाहिद कमरे में नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी मगर वो मुझे नहीं मिली। मैं उठकर जाना चाहता था कि देखूं नाहिद क्या कर रही है, मगर मुझे दोबारा से नींद आ गई, इसलिए उसके पीछे ना जा सका। सुबह आंख खुली तो जहन बोझल सा था, एक गुबार सा था। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, हालांकि मैं सारी रात सोया रहा था, मगर अजीब सी थकन मेरे जहन पर तारी थी। मैंने नाहिद को आवाज दी मगर नाहिद ने मेरी बात ना सुनी। काफी देर में बिस्तर में लेटा उसका इंतजार करता रहा कि आए तो नाश्ते का कहूँ, मगर नाहिद बेगम का तो नामो निशान नहीं था। मुझे फिक्र हुई। उठकर देखा तो नाहिद किचन में भी नहीं थी। मजबूरन मैं टीवी लाउंज में गया, मगर उसी वक्त स्टोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने देखा कि नाहिद ने स्टोर रूम में बंद होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाजा खटखटाया मगर नाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया। नाहिद, पागल हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये नखरे मुझे हर वक्त ना दिखाया करो। मेरी आवाज बुलंद हो रही थी मगर नाहिद पर कोई फर्क ना पड़ा। उसने दरवाजा नहीं खोलना था सो ना खोला। काफी देर बाद जब दरवाजा पीट पीट कर मैं थक गया तो उसकी मरियल सी आवाज अंदर से सुनाई दी, असगर, मुझे तलाक दे दो, तभी दरवाजा खोलूंगी, वरना यहीं मर जाऊंगी। तुम ये क्या कह रही हो नाहिद? मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ? तुम होश में तो हो? मैंने सर पकड़ लिया। उफ खुदाया, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? तुमने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया। मैं नाहिद से गिले शिकवे करने लगा, मगर नाहिद का गुस्सा लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही चला गया। बोली, अगर मुझे तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं इसी कमरे में गल सड़कर मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से नहीं निकलूंगी। अब मुझे नाहिद पर गुस्सा आने लगा। नाहिद, तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये दरवाजा तोड़कर जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा तो तुम्हारा बुरा हशर करूंगा और तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मैंने नाहिद को धमकाया मगर फिर भी उस पर कोई असर ना हुआ। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। मैं बाजार गया और वहाँ से एक मिस्त्री को लेकर आया। मिस्त्री साहब हमारे मोहल्ले के ही थे, जल्दी में किसी और को नहीं ढूंढ सकता था। वो मेरे साथ मेरे घर आए। मैंने उन्हें कहा कि स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद है, आप कुछ करें और इसे खोल दें। मैंने नाहिद का जिक्र तो नहीं किया था, मगर अभी वो दरवाजा खोलने में मसरूफ ही थे कि नाहिद चीखने चिल्लाने रोने पीटने लगी। वो भी समझ गए कि कोई मामला हुआ है। उनके चेहरे के तासुरात देखकर मैं जान गया था कि मेरी इज्जत अब पूरे मोहल्ले में बिखर चुकी है। कोई फायदा नहीं था कोई बात छुपाने का। मैंने कहा, नाहिद बिला वजह की जिद कर रही थी, इसलिए आपको बुलाया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था।
उनके सामने। खैर किसी न किसी तरह हमने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा नाहिद अंदर सर पकड़े बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके गालों पर लकीर सी बना रहे थे। मुझे उस वक्त उसकी हालत ऐसी न लगी कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूं या किसी भी किस्म का सवाल जवाब करूं या उससे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे स्टोर से बाहर लाकर कमरे में बिठाया, पानी लाने गया। वापस आकर देखा कि नाहिद बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत रहम आया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था मगर अभी कुछ करना ठीक नहीं था। मैं आराम से बैठ गया कि नाहिद को खुद ही जब अकल आएगी मुझे बता देगी कि मसला क्या है। मगर ऐसा मेरी खुशफहमी ही थी। नाहिद तो दिन ब दिन मुझसे लड़ाई झगड़े बढ़ाने लगी। मैं उससे कोई बात करता तो खाने को दौड़ती। मुझे इस परेशानी ने आधा कर दिया। मैं अपने ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं दे पाता था जबकि नाहिद का रवैया अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। अलबत्ता कभी कभी वो बहुत प्यार से बात करती, ऐसे जैसे उसे पिछली किसी बात की खबर ही ना हो। ये रवैया भी तकलीफ दे था। पता ही नहीं होता कि कब नाहिद का मूड बिगड़ जाए और कब वो तलाक की रट लगा दे। अभी तक हमारे बीच कई बार तकरार हो चुकी थी। नाहिद ने घर के काम भी छोड़ दिए थे, खाना मैं बाहर से ले आता और मेरी बेजारी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी। मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते। नाहिद का वजूद घर में बेकार सा होकर रह गया था। वो उल्टा मेरा दिमाग खाती और मुझे परेशान करती। एक दिन अपनी कोई चीज ढूंढने स्टोर रूम में गया तो देखा कि जमीन पर कागज के टुकड़े पड़े थे। मैंने उन कागज के टुकड़ों को उठाकर देखा तो वो किसी किस्म के तावीज थे जिन पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी हुई थी, जबकि एक तावीज पर मेरा और नाहिद का नाम लिखा हुआ था और कुछ अजीबो गरीब अदाद और हरूफ भी थे। मैंने वो कागज जेब में डाल लिए। मैं समझ गया था कि नाहिद अब किन चक्करों में पड़ गई है। एक मुफ्ती साहब मेरे जानने वाले थे। मैंने सोचा कि इसके लिए मैं उन्हीं से मशवरा करूं तो बेहतर होगा। शाम को मैं अपने काम से फारिग होकर मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास पहुंचा तो बड़े दिनों बाद मुलाकात करके वो भी बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया और फिर ये सारा किस्सा भी उनके सामने बयान कर दिया। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में गुम हो गए। बोले, क्या तुम अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देते या तुम दूसरी औरतों में दिलचस्पी तो नहीं रखते। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ तो फिर वो तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तावीज़ क्यों कर रही है। मुफ्ती साहब की बात ने मुझे हैरान कर दिया। गोया शादी वाले घर की बातों को नाहिद ने कुछ ज्यादा ही अपने सर पर ले लिया। फिर मौलवी साहब के कहने पर मैंने कुछ वज़ाइफ किए। नाहिद को भी नमाज की पाबंदी करवाई। उस पर बाकायदा सख्ती शुरू कर दी क्योंकि नमाज के मामले में मैं खुद भी बहुत सख्त था। अलबत्ता अब नमाज की पाबंदी ज्यादा शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के बाद हमारे हालात सुधरने लगे। नाहिद का रवैया बेहतर होता गया। बिलाखिर उसने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी और इस हकीकत का भी एतराफ किया कि मेरी मोहब्बत पाने के लिए उसने ये सब किया और ये कि वो मुझे खोने से डरती थी। फिर मैंने उसे मुफ्ती साहब के जरिए से समझाया कि इंसान को कभी भी कुदरत के फैसले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में होता है। तुम अल्लाह को राजी करोगी तो वो हम दोनों को एक दूसरे से राजी रखेगा। इस बात ने हमारी जिंदगी खुशगवार बना दी। आज भी लोगों का यही यकीन है कि नाहिद ने मुझ पर कोई तावीज़ करवाए हैं क्योंकि नाहिद की माँ के बारे में ऐसी ही बातें मशहूर थीं। जबकि मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत और रजा का तावीज़ है